हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये चैनल आपका ही है, हमारा नहीं है। ये चैनल जो है, ये आपको अच्छी अच्छी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस शॉर्ट्स प्रोवाइड करता है जो जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं। इसलिए ये आपका अपना चैनल है, तो इसे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट एडवाइजरी जो जीएसटीएन के द्वारा अभी 3 सितंबर 2024 को जारी करी गई थी जीएसटीएन पे। तो ये एडवाइजरी जो है, इसमें आईएमएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आईएमएस क्या है? आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि इनवॉइसेस का किस तरह से प्रबंध किया जाए, कैसे इनवॉइसेस को एक्सेप्ट किया जाए, कैसे रिजेक्ट किया जाए या किन इनवॉइसेस को पेंडिंग के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये जो एक नई फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी आपको टैक्स पेयर को कितना प्रभावित करेगी? क्या कोई बर्डन टैक्स पेयर पर पड़ने वाला है या विदाउट बर्डन बिल्कुल फ्रीली आप इसका लाभ ले पाएंगे? क्या होगा इसमें? कैसे ये कार्य करेगी? तो मैं आपको इस आईएमएस के बारे में आज बहुत ही डीपली, बहुत गहन जानकारी देने वाला हूँ। और ये टॉपिक जो है, बहुत विशेष टॉपिक होने वाला है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें जो भी मैं आपको बातें बताऊं और इनकी जो भी आईएमएस की बारीकियां हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने रखूंगा, ताकि आप एक एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएं और ये आईएमएस आपको किसी प्रकार से एक बर्डन, एक ऐसी कोई यूटिलिटी आपको ना लगे कि आप पर कोई विशेष बर्डन पड़ने वाला है। आप बिल्कुल फ्रीली कार्य करिए इसमें। तो जीएसटी में मैं आपको शुरू से अगर लेके चलूं, जब 2017 में जीएसटी को लॉन्च किया गया था, तब भी ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च करने की बात करी गई थी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। और सरकार ने इन सारी चीज़ों को एक्ट में डालने का प्रयास तो किया, लेकिन ऑन द पोर्टल इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बहुत सी कंडीशंस रही हैं और आज इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है गवर्नमेंट को कि आईएमएस जो है, कितनी अच्छी एक फैसिलिटी हो सकती है टैक्स पेयर के लिए या गवर्नमेंट के लिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो आईएमएस जो है, सरकार के लिए बड़ी फायदे की चीज़ है। क्योंकि जीएसटी जो है, ओवरऑल जीएसटी का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क यही है कि मैं आराम से बैठा रहूं, आप काम करो भाई। आप काम कर करके, कमा कमा के मुझे दो, मैं आराम से बैठा रहूं। तो आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये किस तरह से कार्य करेगा, इसकी क्या क्या बारीकियां होंगी, मैं आपको आज प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक अपने साथ लेकर के बैठिएगा, ताकि मैं किसी भी चीज को बताऊं तो आप उसे नोट कर सकें, ताकि वो आपके दिमाग से उड़ ना जाए। इसलिए नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको उसी एडवाइजरी पर लेके चलता हूँ। उसी एडवाइजरी के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताते हुए चलता हूँ कि आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या बारीकियां होंगी, कैसे ये पोर्टल पर कार्य करेगा
आइए चलते हैं और जुड़ते हैं एक नई फंक्शनैलिटी से, आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए मैं एडवाइजरी को दिखाता हूं आपको। तो मैं आपको एडवाइजरी की ओर लेकर के आया हूं। देखते हैं आईएमएस की एडवाइजरी में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। आइए देखते हैं की पॉइंट्स। जो आपका आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत ही ब्रॉड एडवाइजरी जारी करी गई है जीएसटीएन के द्वारा। मैं आपको इसके की पॉइंट जो हैं, इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इसका संक्षेप में आपको मैं इसकी नॉलेज आपको दूंगा, ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट। पूरी जो आईएमएस की एडवाइजरी है वो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको की पॉइंट सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप अच्छे से समझ लेंगे। तो ये इसका आईएमएस का जो डैशबोर्ड है वो इस प्रकार का कुछ दिखेगा, देख लीजिए। तो एडवाइजरी के जो की पॉइंट्स हैं, मैं आपको डायरेक्ट की पॉइंट्स पर लेकर के चलता हूं। और एडवाइजरी के की पॉइंट्स जो बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको बहुत अच्छे से सुनिएगा और इनको जो है आप अपना नोट पैड लेकर के बैठिएगा, ताकि इनको स्टेप बाय स्टेप नोट भी करते रहें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ की पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1 है डीम्ड एक्सेप्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आप आईएमएस के डैशबोर्ड में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। और एट द टाइम ऑफ टू बी जनरेशन, जो हर मंथ, हर महीने की 14 तारीख को टू बी जनरेट हो जाता है, तो उस दिन आपको टू बी जो है ऑन दी पोर्टल आपको दिखने लगेगा और सारी इनवाइसेज जो डीम्ड एक्सेप्टेड हैं वो आपको उसमें दिखेंगी और उसी के अकॉर्डिंग अपना आप 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं है, लेकिन देखा जाए तो रिसिपिएंट पर बर्डन तो है ही। तो एट द टाइम ऑफ जीएसटीआर टू बी जनरेशन, our record will be considered as deemed accepted if no action is taken on the record in IMS। IMS डैशबोर्ड में अगर आप किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएंगी। नंबर 2 है इट इज मैंडेटरी टू रिकम्प्यूट जीएसटीआर टू बी फ्रॉम IMS डैशबोर्ड इन केस ऑफ एनी चेंज इन एक्शन already taken on concerned record or any action is taken after 14th of month, i.e. date of generation of draft GSTR 2B। ये जो GSTR 2B होगा यह आपका ड्राफ्ट की पोजीशन में होगा। अभी तक क्या था, GSTR 2B जो था वो मेन फॉर्म आपका था, वो ड्राफ्ट की पोजीशन में नहीं था। और जब ये एडवाइजरी पोर्टल पर पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगी तो आपको GSTR 2B आपका ड्राफ्ट के बेस में दिखेगा। क्या होगा कि मान लीजिए मैं आपका सप्लायर हूं, मैंने आपको कोई इनवाइस मैंने आप अपने GSTR 1 में रिपोर्ट किया, वो आपको आपके IMS में शो हो रहा है और उस इनवाइस को आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्शन ले लिया। ठीक है, मैंने उस इनवाइस को, मान लीजिए मैंने 1 लाख की इनवाइस थी, मैंने 50,000 रुपए डाल के और छोड़ दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो इनवाइस जो है, फिर आपने मुझसे कहा कि आपने मुझको जो इनवाइस इशू किया है वो गलत है, या मुझे संज्ञान में आया तो मैंने उस इनवाइस को अमेंड किया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो वो चेंजेस जो हैं आप उस रिकॉर्ड में आपको दिखने लगेंगे और आप अपना GSTR 2B रिकम्प्यूट कर सकते हैं IMS के डैशबोर्ड से। 14 तारीख के बाद भी अगर कोई चेंजेस, कोई एक्शन आप लेते हैं तो आपको GSTR 2B रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। विदाउट रिकम्प्यूटिंग आपका GSTR 2B जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होगा आपका GSTR 3B फाइल करने के लिए।
नंबर तीसरा है फॉलोइंग सप्लाईज विल नॉट गो टू आईएमएस एंड विल बी डायरेक्टली पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 3B। ये दो प्रकार की सप्लाईज हैं जो आपके जीएसटीआर आपके आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं जाएंगी, आपके जीएसटीआर 3B में आपको डायरेक्ट इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे इनवर्ट आरसीएम की सप्लाई होती है, वेयर सप्लायर हैज रिपोर्टेड इन द टेबल 4B ऑफ आईएफएफ, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A। एंड नंबर 2 है सप्लाईज वेयर आईटीसी नॉट एलिजिबल ड्यू टू सेक्शन 16(4), जो सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग जो आपकी आईटीसी आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो भी आपके आईएमएस डेटा में नहीं दिखेगी। और ऑन एन अकाउंट पीओएस रूल, जो प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल है, उसके अकॉर्डिंग कोई आईटीसी होगी जो इन एलिजिबल होगी, वो भी आपको आईएमएस में नहीं दिखेगी। उसका ट्रीटमेंट आपको 3B के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। नंबर 4 आप देखते हैं, रिकॉर्ड will flow to IMS dashboard at the time of saving of record by supplier in respect form, and recipient can take action on such record in IMS। मान लीजिए मैं आपका सप्लायर हूं, आपने मुझसे कोई गुड्स परचेस किया, मैंने उस इनवाइस को अपने जीएसटीआर 1 में अपने आईएफएफ में रिपोर्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं अपने जीएसटीआर 1 अपने आईएफएफ में रिपोर्ट करूंगा, तो वो इनवाइस आपको आपके आईएमएस डैशबोर्ड में दिखने लगेगी, और आप उसमें किसी भी वक्त आप उसमें अपने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की जो मंथ है, उसमें 1 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक आप किसी भी वक्त उसमें एक्शन ले सकते हैं। However, such records will be populated in GSTR 2B after filing of return in GSTR 1 IFF 1A by the supplier। तो आप प्रॉपर आप डे बाय डे अपने आईएमएस डैशबोर्ड में एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जब तक मैं आपका सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 आईएफएफ या 1A अमेंड करने के बाद में फाइल नहीं करूंगा, तब तक आपका जीएसटीआर 2B में पॉपुलेट नहीं होगा, डेटा आईएमएस में ही पड़ा रहेगा। नंबर 5वां देखते हैं, ऑल द एक्सेप्टेड, डीम्ड एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स will move out of IMS dashboard after filing of respective GSTR 3B। जो भी IMS के आपके रिकॉर्ड्स होंगे, एक्सेप्ट आप अगर कर लेंगे, डीम्ड एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, वो आपके IMS डैशबोर्ड से मूव हो जाएंगे। मान लीजिए आपने किसी इनवाइस को, मैंने कोई इनवाइस आपको रेस किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आईएमएस से रिमूव हो गया, आपके 2B में पहुंच गया, आपने कुछ नहीं किया, एज इट इज पड़ा रहने दिया, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड होके आपका जीएसटीआर 2B, जो ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B है, उसको प्रिपेयर किया, और आफ्टर 14th ऑफ द मंथ आपने उसको 3B के अकॉर्डिंग आपने उसको क्लेम कर लिया और अपना 3B फाइल कर दिया। या आपने रिजेक्ट कर दिया किसी रिकॉर्ड को, किसी इनवाइस को, तो वो रिजेक्ट करने के बाद में वो भी आईएमएस डैशबोर्ड से मूव आउट हो जाएगा, वो आपको डैशबोर्ड में नहीं दिखेगा। केवल पेंडिंग इनवाइसेस जो हैं वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड में बनी रहेंगी, जब तक कि आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। या तो आप उनको रिजेक्ट कर दीजिए, या उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, या वो डीम्ड एक्सेप्ट हो जाए आगे किसी भी महीने में। देखिए 6वां पॉइंट ये इस बात को क्लियर भी करता है कि पेंडिंग रिकॉर्ड्स विल रिमेन ऑन आईएमएस डैशबोर्ड एंड दीज रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन फ्यूचर मंथ। आप आगे नेक्स्ट के किसी भी मंथ में अपनी पेंडिंग इनवाइसेस, अपने आईएमएस के पेंडिंग रिकॉर्ड्स को किसी भी वक्त या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 7 क्या कहता है, इट इज मैंडेटरी टू टेक एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड एंड फाइल द रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 3B बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन अमेंडमेंट रिकॉर्ड। आपको ओरिजिनल इनवाइस पर, ओरिजिनल रिकॉर्ड पर एक्शन मैंडेटरी है, लेना ही लेना। मान लीजिए when original and amended record belong to different GSTR 2B, मान लीजिए कोई पुराना इनवाइस था तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया,
और उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया, तो ओरिजिनल इनवाइस तो आपने एक्सेप्ट कर ही लिया, तो अमेंडमेंट को आपको नहीं देखना है, आपको ओरिजिनल इनवाइस मैंडेटरी है, आपको एक्सेप्ट करना। इफ बोथ द रिकॉर्ड्स बिलोंग टू सेम पीरियड्स टू बी, मान लीजिए सितंबर महीने के पीरियड में कोई इनवाइसेस है, कोई रिकॉर्ड है, तो वो मान लीजिए मैंने कोई इनवाइस, मैं आपका सप्लायर हूं, मैंने आपको इनवाइस रेज किया और अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर दिया, आपने उस पर एक्शन ले लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे संज्ञान में आया, मुझे ध्यान में आया, मैंने जो इनवाइस आपको भेजा है वो इनवाइस गलत भेज दिया। वो इनवाइस जो है 1 लाख की बजाय आपका 50,000 रुपए का इनवाइस था, और मैंने उसको 1 लाख रुपए का आपको इनवाइस भेज दिया। तो उस इनवाइस को मैं जब अमेंड करूंगा, तो आपको अमेंडेड रिकॉर्ड को ही कंसीडर करना है। आपको ओरिजिनल जो मैंने आपको पहले आपको रिपोर्ट कर दिया था, आपका इनवाइस जो कि गलत था, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। इफ द रिकॉर्ड बिलोंग टू सेम पीरियड टू बी, ओनली अमेंडेड रिकॉर्ड विल बी कंसीडर फॉर आईटीसी कैलकुलेशन। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में ही बताया था कि जब मैं किसी प्रकार का अमेंडमेंट सप्लायर कोई कर देगा अपने जीएसटीआर 1 में, मैं अगर कर देता हूं, तो वो अमेंडमेंट होने के बाद में, संशोधन होने के बाद में, आपको उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, और वो रिकॉर्ड आपके जो है जीएसटीआर 2B में मूव कर जाएंगे, और उन पर आपको एक्शन मैंडेटरी होता है लेना। नंबर 8 पॉइंट आपको बताते हैं, एनी चेंज मेड इन अ रिकॉर्ड इनवाइस बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 1A IFF बाय द सप्लायर विल रिसेट द रिकॉर्ड स्टेटस ऑन रिसिपिएंट AIMS डैशबोर्ड। किसी प्रकार का भी चेंज आपके रिकॉर्ड, आपके इनवाइस में आपका सप्लायर कर देता है जीएसटीआर 1 या 1A या IFF के माध्यम से, तो वो आपको IMS के डैशबोर्ड में, आपका जो है रिकॉर्ड स्टेटस में, रिसिपिएंट का IMS डैशबोर्ड में आपको वो चेंजेस नजर आ जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको रिकम्प्यूट करके अपना GSTR 2B जो है प्रॉपर तैयार करना है। 8 पॉइंट यही कहता है कि एनी चेंज मेड इन रिकॉर्ड इनवाइस बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 की फाइलिंग से पहले मैंने जो भी चेंजेस किए हैं, सप्लायर ने जो भी चेंजेस किए हैं, विल रिसेट द रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड को रिसेट कर देगा और आपको IMS के डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। नवा पॉइंट क्या कहता है, GSTR 2B will be sequential now, i.e. system will generate GSTR 2B of a return period only if GSTR 3B of previous return period is filed। अगर आपने अपना प्रीवियस किसी मंथ का आपने अपना 3B फाइल नहीं किया है, तो आपका GSTR 2B प्रिपेयर नहीं होगा। आपका जो भी रिकॉर्ड है वो IMS डैशबोर्ड में पड़ा रहेगा, आप उसको GSTR 2B में मूव आउट नहीं कर पाएंगे। 10वां पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि ये पूरे IMS सिस्टम का एक निचोड़ है। यदि ये चारों सिचुएशंस आपने समझ ली, तो मेरे हिसाब से समझ लीजिए कि IMS में आप परिपक्व हो गए। IMS डैशबोर्ड, IMS सिस्टम को आपने पूरी तरह से समझ लिया। अब आपको इस प्रोग्राम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इस 10 नंबर के पॉइंट को आपको मैं ब्रीफ नॉलेज के हिसाब से आपको मैं प्रोवाइड करता हूं, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप, एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक भी पॉइंट आपका छूटा तो आपका सुरक्षा चक्र टूटा, फिर आपको IMS में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। क्योंकि भले IMS जो है कंप्लायंस, एडिशनल कंप्लायंस बर्डन ना हो, लेकिन IMS को आने के बाद में रिसिपिएंट ये बहुत ध्यान रखें
कि आपको आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को अवॉइड नहीं करना है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो लमसम 90% केसेस में 90% केसेस में आपको डीम्ड एक्सेप्टेड के मोड में आईएमएस को नहीं डालना चाहिए। बाकी फिर आपके ऊपर, आप जो चाहें वो करिए। चलिए मैं 10 नंबर के पॉइंट को आपको बताता हूं। द लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर विल बी इंक्रीज्ड इन जीएसटीआर 3B for the subsequent tax period for the invoices records which have been rejected by the recipient in the IMS for the following transaction। नीचे दिए किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आपका रिसिपिएंट, अगर मैं सप्लायर हूं, मेरा रिसिपिएंट अगर उसको रिजेक्ट कर देता है, तो जो इनवाइसेस, जो क्रेडिट नोट, जो डेबिट नोट रिजेक्ट किया जाएगा, उसकी सारी लायबिलिटी मेरे सप्लायर के नेक्स्ट मंथ में मुझे पे करनी पड़ेगी एडिशनली। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं इन चारों पॉइंट्स को, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए चलते हैं। The liability of supplier will be increased in GSTR 3B for the subsequent tax period for the invoices public records which have been rejected by the recipient in the IMS for the following transaction। मैं आपको बहुत मजबूत बात बताने जा रहा हूं। देखिए, जहां पर भी डिपार्टमेंट का, जहां पर भी गवर्नमेंट का कोई नुकसान हो रहा होगा, उसके टैक्स का नुकसान हो रहा होगा, तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल पूरे आईएमएस का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यही है कि जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी इंक्रीज तो हो सकती है, लेकिन वो डिक्रीज नहीं कर सकता। लायबिलिटी को डिक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इंक्रीज आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स ज्यादा से ज्यादा जमा कर दीजिए, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मना नहीं करेगा। तो पहले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट। मान लीजिए कि मैंने आपको ओरिजिनल इनवाइस 1 लाख रुपए का जनरेट किया और अपने GSTR 1 या IFF में लोड कर दिया, और वो इनवाइस आपके IMS डेटा डैशबोर्ड में शो होने लगा। उसी के बिहाफ पे उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया इनवाइस को, कोई बात नहीं। मैंने उसी के बिहाफ पे एक क्रेडिट नोट इशू किया, जो कि क्रेडिट नोट, जो माल आपने मुझको वापस किया था, मैं आपका सप्लायर हूं, आपने मुझको माल वापस किया था 50,000 रुपए का, तो मैंने आपको क्रेडिट नोट बना के डाल दिया। उस क्रेडिट नोट को आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने उस वैलिड क्रेडिट नोट को, मेरे वैलिड क्रेडिट नोट को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ने वाली है। आपके नेक्स्ट मंथ में आपकी वो लायबिलिटी ऐड हो जाएगी 3B में, और आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 पॉइंट यही कहता है। ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट, वैल्यूएबल इनवाइस था, ओरिजिनल इनवाइस था, और मैंने क्रेडिट नोट जो इशू किया वो भी वैलिड था, और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। इनवाइस को एक्सेप्ट कर लिया, क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे लिए दुखदाई होने वाला है। ये आपके सप्लायर, मान लीजिए मैं आपका सप्लायर हूं, तो मेरी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। मुझे नेक्स्ट मंथ में अपने 3B में उसको ऐड करना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। दूसरा पॉइंट क्या है? अपवर्ड अमेंडमेंट। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए किसी भी इनवाइस को, क्रेडिट नोट को मैंने अपवर्ड कर दिया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, तो उसमें जो भी अमेंडमेंट होगा उस पर क्या एक्शन होगा, देखते हैं। अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट irrespective of the action taken by recipient on the original credit note। आप समझिए
मान लीजिए मैंने ओरिजिनल क्रेडिट नोट आपको 50,000 का 5% के जीएसटी पर रिपोर्ट किया, और उसी क्रेडिट नोट में मैंने अपवर्ड अमेंडमेंट कर दिया, वो 50,000 की बजाय उसे 1,00,000 का कर दिया, और 1,00,000 का जो मैंने किया है उस अपवर्ड अमेंडमेंट को आपने रिजेक्ट कर दिया, रिसिपिएंट ने अपवर्ड अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो जितने का क्रेडिट नोट, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए का क्रेडिट नोट आपको इश्यू किया, जिस पर 5% का जीएसटी चार्ज था, 2,500 रुपए का जीएसटी हुआ, और क्रेडिट नोट जो मैंने अपवर्ड अमेंडमेंट कर दिया 1,00,000 रुपए का, 50,000 बढ़ा दिया उसको, तो 2,500 रुपए की एडिशनल जो लाइबिलिटी थी, तो वो लाइबिलिटी मेरे सप्लायर के एंड पर ऐड हो जाएगी, और मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में ये उठक पटक होने वाली है, ये रुकेगा नहीं, ये विवाद छिड़ा रहेगा। देखिए, गलतियां तो सभी से होती रहती हैं, और फिर डेटा भी काफ़ी आप देखते हैं जीएसटी में, इनवाइसेस बहुत से ऐसे डीलर्स होंगे जिनकी 500, 200, 1,000 इनवाइसेस काफ़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होना, कुछ एरर होना स्वाभाविक है। तो अगर हम अपवर्ड अमेंडमेंट कर देंगे और अपवर्ड अमेंडमेंट को आप रिजेक्ट करेंगे, मान लीजिए क्रेडिट नोट मैं अगर इशू करूंगा, तो क्रेडिट नोट का मतलब मैंने अपनी लाइबिलिटी को कम कर लिया। पहले मैंने अपनी लाइबिलिटी को 2,500 रुपए से कम किया था, जो कि वैलिड था, आपने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर मैंने उसमें अमेंडमेंट कर दिया, अपवर्ड अमेंडमेंट, उसमें 2,500 रुपए को और ऐड कर दिया। 2,500 रुपए से मैंने अपनी लाइबिलिटी को कम कर लिया, और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो मैंने आपको क्रेडिट नोट डाला था, जब आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, तो आपकी आईटीसी जो है वो कम नहीं होगी, आईटीसी आपकी बढ़ी रहेगी। तो डिपार्टमेंट यही कहता है कि जो सप्लायर टैक्स ज्यादा से ज्यादा जमा कर दे, लेकिन उसकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, इंक्रीज कितनी भी हो जाए। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं, डाउनवर्ड अमेंडमेंट। डाउनवर्ड भी आप समझ रहे होंगे, डाउनवर्ड मतलब मैंने कुछ संशोधन ऐसा किया जिसमें अमाउंट, जिसमें वैल्यू को मैंने डाउन कर लिया, कम कर लिया। ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय हिम। मान लीजिए मैं सप्लायर हूं आपका, मैंने आपको कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया, ओरिजिनल क्रेडिट नोट था, 1,00,000 रुपए का क्रेडिट नोट था, 5% का जीएसटी, 1,05,000 रुपए का क्रेडिट नोट था, और उस क्रेडिट नोट को आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। और मैंने उसमें, जब आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसमें डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर दिया। ओरिजिनल क्रेडिट नोट था 1,00,000 रुपए का, वैलिड था, 5,000 की आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था आपका कम हो रहा था, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। और फिर मैंने उसमें डाउनवर्ड, मैंने 1,00,000 की जगह 50,000 का डाउनवर्ड अमेंडमेंट करके आपको क्रेडिट नोट जो है रिपोर्ट कर दिया। तो जो क्रेडिट नोट मैंने डाउनवर्ड अमेंडमेंट करके आपको रिपोर्ट किया है, वो 50,000 का रिपोर्ट किया, और उसमें 2,500 रुपए का आप पर टैक्स चार्ज किया। तो जो 2,500 रुपए का टैक्स मैंने अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल क्रेडिट नोट मैंने आपको कम चार्ज किया, वो 2,500 रुपए मेरी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। मतलब सप्लायर की लाइबिलिटी 2,500 रुपए से इंक्रीज होनी है। रिसिपिएंट का एक एक एक्शन, रिसिपिएंट का आईएमएस डैशबोर्ड में एक एक एक्शन बहुत मायने रखता है सप्लायर के लिए।
और सप्लायर और रिसिपिएंट में उठक पटक होनी ही होनी है, जैसा कि मैं बता रहा था। तो ये जो भी अमेंडमेंट होंगे, ये 4 पॉइंट जो हैं, ये 4 पॉइंट आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो इन 4 पॉइंट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा कि डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय हिम। ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया, मैंने डाउनवर्ड अमेंडमेंट करके 50,000 रुपए का एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो 2500 रुपए की जो मैंने 2500 रुपए जो आपकी आईटीसी कम हुई, तो आईटीसी जो आपने अपनी 2500 रुपए से आपकी कम होनी थी, वो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपकी आईटीसी तो कम हुई नहीं। तो आपकी आईटीसी ने कम नहीं हुई और वो मेरे एंड पे जाके ऐड हो जाएगी, तो उसकी लायबिलिटी मुझे एडिशनली आगे नेक्स्ट मंथ में पे करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, चौथे पॉइंट को आपको दिखाते हैं। डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवाइस, डेबिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट where original invoice debit note was accepted by him and respective GSTR 3B has also been filed. डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवाइस, इनवाइस में डाउनवर्ड अमेंडमेंट किसी प्रकार का किया सप्लायर ने, मतलब मैंने किया, और रिसिपिएंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जबकि ओरिजिनल इनवाइस जो था वो रिसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। और जब मैंने डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया, मतलब अपनी लायबिलिटी को कम करना चाहा, सीधे डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने अपनी लायबिलिटी को कम करने की कोशिश की, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो मेरे लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी और मुझे नेक्स्ट मंथ दिखेगी और मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए ओरिजिनल इनवाइस 1,00,000 रुपए का सप्लायर ने मैंने आपको इशू किया GSTR 1 के थ्रू, और आपके IMS में शो हो रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके 2B में पहुंचा, ठीक है, सारी सिचुएशन करेक्ट होंगी। मैंने डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर दिया, 1,00,000 की इनवाइस की बजाय मैंने 50,000 की इनवाइस बना के डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर दिया और 5% उस पर GST चार्ज किया, 2500 रुपए बना, और वो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो आपने जो रिजेक्ट किया है डाउनवर्ड अमेंडमेंट को, जो सप्लायर के द्वारा किया गया था, तो वो 2500 रुपए की जो लायबिलिटी है वो सप्लायर पे करेगा। सो सप्लायर के लिए ये काफी बड़ा बर्डन है। रिसिपिएंट की एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती सप्लायर को टैक्स भुगतने के लिए तैयार कर देगी। इसलिए रिसिपिएंट जो है, बहुत ही ध्यान से आप एक एक चीज को देखते हुए, आपका IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आप ये नहीं जानते। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लाने का पूरा उद्देश्य, पूरा ऑब्जेक्टिव जो था, वो यही था कि अभी तक कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो ITC के ही हैं कि 2B में कम आ रहा है, 3B में ज़्यादा ले लिया गया। तो जब ये IMS आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास एक फैसिलिटी आ जाएगी, तो जो रिसिपिएंट है वो खुद वो खुद से अपनी किसी भी बिल की, किसी भी इनवॉइस की ITC को एक्सेप्ट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू वैल्यूएबल वैलिड इनवॉइस। अगर वो रिजेक्ट करता है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या ओरिजिनल इनवॉइस को, डाउनवर्ड या अपवर्ड अमेंडमेंट करता है, तो इसका जो भी किसी भी प्रकार का इसका अट्रैक्शन होगा, वो सारा सप्लायर को ही पे करना पड़ेगा। जितनी भी एडिशनल लायबिलिटी होगी वो सप्लायर के ही एंड में पहुंच जाएगी, और सप्लायर अपने नेक्स्ट मंथ के GSTR 3B में उसको देखेगा और उसका टैक्स भी चार्ज करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से ये क्लियर है कि
गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव आईएमएस को लाने का सिर्फ यही था कि रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों व्यक्ति, ये दोनों भाई आपस में लड़ते रहें, आपस में अपने अपने एरर्स को संशोधित सेल्फ करें, डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना करना पड़े। लेकिन अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट या संशोधन करते हैं जिससे कि सप्लायर के एंड पर सप्लायर की लायबिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, तो सप्लायर की लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं किया जाएगा। उसको सप्लायर की लायबिलिटी किसी पोजीशन में, किसी सिचुएशन में अगर इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, डिक्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आप फंडा समझ सकते हैं गवर्नमेंट का क्या है। और जैसा कि आज 8 सितंबर, कल 9 सितंबर, और जो कि 54वीं मीटिंग जीएसटी काउंसिल की होने वाली है कल की डेट में देखते हैं कि और क्या-क्या अमेंडमेंट आईएमएस में देखने को मिलेंगे। 128A जो कई पुराने 17, 18, 18, 19, 19, 20 के कई पुराने मामले, कई पुराने केसेस को खत्म करने के लिए, पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक 128A का सॉल्यूशन, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये कल 54वीं मीटिंग में देखते हैं क्या डिसीजन लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल के द्वारा, और आईएमएस को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से पोर्टल पर आईएमएस दिखेगा। और आईएमएस को आने के बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करना है, कहाँ पर रिजेक्ट करना है, कहाँ पर पेंडिंग रखना है, पेंडिंग इनवाइस को किस प्रकार से क्लेम करना है, रिजेक्टेड इनवाइस का क्या होगा, कौन सी इनवाइस को रिजेक्टेड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, जब ये आईएमएस आपको पोर्टल पर देखेगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली और क्लियर करता चला जाऊंगा, सिंप्लीफाई करता चला जाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए कि आईएमएस लाने का गवर्नमेंट का ध्येय, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। चलिए इस सेशन को अब यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे फिर इसी चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, जीएसटी, इनकम टैक्स या डीटीसी की, जो कि अभी उस पर उठापटक जारी है। बहुत जल्द 2025 में, अप्रैल 2025 से डीटीसी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स भी इतनी जल्दी, आप ये ना समझिए इनकम टैक्स इतनी जल्दी ऐसे इंडिया से मूव आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये क्रूशियल रेवेन्यू का, गवर्नमेंट के क्रूशियल रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण साधन है इनकम टैक्स, जिससे गवर्नमेंट को भरपूर राजस्व मिलता है। तो एकदम से इसमें इम्प्लीमेंट करके इसको हटा देना मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप डीटीसी को लाया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय।